प्राची आज सुबह से ही जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि आज उसे मायके जो जाना था और जब वह चली जाएगी तो उसके अनुपस्थिति में घर वालों को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि इस बार वो 2-4 दिन रुकने के लिए जा रही थी। इसीलिए खुशी खुशी सारा काम कर रही थी। उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, तो उसे मायके में रहने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। वो जब भी मायके जाती तो उसे ये कहकर बुला लिया जाता था कि पास में ही तो है, रात में किस लिए रुकना, फिर कभी चले जाना। बस दिन में 1-2 घंटा रुक कर आ जाती। मायके में कभी रात बिता ही नहीं पाती थी। उसकी कोशिश तो यही रहती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती कि उसका मूड खराब हो ही जाता। ईश्वर की कृपा से इस बार उसकी सास भी ठीक थी, पर कहते हैं ना, हर घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से घर में अड़चने आती रहती हैं। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी, क्योंकि प्राची जब भी मायके जाती तो उसके जेठानी कुछ ना कुछ नाटक जरूर कर देती। जेठानी का मायका काफी दूर था, तो वो तो जब भी जाती तो महीने भर से पहले कभी नहीं लौटती थी। लेकिन जब प्राची को जाना होता तो सब लोग यही बोलते, अरे रुकने की क्या जरूरत है, जब चाहे तब चली जाना। आज सुबह भी जब वो तैयार हो रही थी तो जेठानी ने आकर पूछा कि वापस कब लौटोगी। तो प्राची ने डरते हुए कहा कि दीदी, 1 हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। अरे 1 हफ्ता कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? रेनू के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। तुम वहाँ रुकोगी तो सारा काम मैं अकेली कैसे करूँगी, और फिर काम करूँगी या रेनू को तैयारी करवाऊँगी। देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना, जेठानी ने बेरुखी से कहा। तो प्राची का मुंह उतर गया और मन ही मन सोचने लगी कि ये फिर कभी तो आने से रहा। उसने उदास होकर सासू माँ की तरफ देखा तो सास ने कहा, जाओ देख लो, जैसे तुम्हारा मन करे, जब मन हो तब आ जाना। वो जानती थी कि प्राची लौट ही आएगी, क्योंकि उसका स्वभाव दूसरों की तकलीफ में जरूर साथ देता है। वह अपने स्वभाव के विपरीत नहीं करेगी, और फिर पति भी उसका साथ कहाँ देता है कि घर में किसी को बोल सके कि वो इतने दिन तो मायके जाएगी ही। वो औरत भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उनकी तरफ से बोलते हैं। उसका पति तो उल्टे उसी की ही गलती निकालने लगता था। खैर, जैसे तैसे प्राची मायके चली गई। मायके पहुंची तो सब लोग बहुत खुश थे। भतीजी ने तुरंत पूछा कि इस बार 1 हफ्ते रुकोगी ना बुआ जी? प्राची ने मुस्कुराकर हाँ कर दी और मन ही मन मायूस हो उठी कि अब क्या कहें इस बच्ची को। खैर, जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोचकर उसने हर बुरे विचारों को झटक दिया। मायका मतलब मस्ती, सुकून और आज़ादी ही है। 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग, और कभी माँ के हाथ के पकवान, तो कभी भाभी के संग बातों की खुमारी में निकल गई। भैया और पापा के आने पर रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती। इस बीच भी पति देव का फ़ोन ना उठा पाती तो उसे टेंशन हो जाती कि अब वो बोलेंगे कि तुम्हें तो फ़ोन उठाने का भी वक्त नहीं है। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। प्राची को सुबह से टेंशन हो रही थी कि बहू रुके कि नहीं रुके, क्योंकि अगर नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन का माहौल हो जाएगा, जेठानी का मुंह बन जाएगा। ये सब सोचते हुए उसने अपने पति प्रशांत को फ़ोन किया और पूछा। तो प्रशांत ने तुरंत कहा कि 2 दिन तो रह ली हो ना, मन नहीं भरता क्या मायके से तुम्हारा? अब हो गया, बस चली आओ, भाभी को भी यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। पति की बातें सुनकर प्राची का दिमाग सन रह गया और सोचने लगी कि प्रशांत उसका पति होते हुए भी कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव नहीं समझे, और ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति ललक को वह हमेशा गलत निगाहों से देखा करता। प्राची जानती थी कि प्रशांत कभी उसका साथ नहीं देगा। शायद इसीलिए वो वापस लौटने के लिए मजबूर थी, और मायूस होकर सोचने लगी कि ऐसा क्यों होता है कि पति ही साथ नहीं देता। अगर पति उसका साथ देता तो क्या वो स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर 1 हफ्ता भी नहीं रुक सकती थी? ऊपर से रोज जब भी प्रशांत से बात होती तो वो हमेशा व्यंग्य करता कि कौन सा वहाँ तुम्हें 56 भोग मिल रहे हैं जो तुम यहाँ नहीं आना चाहती। अपने पिताजी के घर तुम्हें ना कोई सुख मिलता है और ना कोई सुविधा, फिर भी पता नहीं क्यों वहाँ के लिए मरती रहती हो। अब प्राची उसे कैसे समझाए कि अपना घर तो अपना घर होता है और पिंजरा तो पिंजरा ही रहता है, चाहे वह कितनी ही कीमती धातु से ही क्यों ना बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई प्राची नहाकर कपड़े डालने छत पर गई
तो अपने बचपन की सहेली रवीना को देखा। वो भी मायके आई हुई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरी को देखकर खिल उठी। छत से ही दोनों ने एक दूसरी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर भागकर वो नीचे आई। तब तक रवीना उसके घर का दरवाजा खोल रही थी। अंदर आते ही दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया और फिर वही गिले शिकवे। तू मुझे याद नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, एक फोन भी नहीं करती, वगैरह वगैरह। बातों ही बातों में प्राची ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसके पति प्रशांत आएंगे तो उसे लेकर जाएंगे। इतना सुनते ही रवीना का मुंह बन गया और बोली, क्या यार, 4 साल बाद मिले हैं हम लोग और तू आज ही चली जाएगी? यार, मैं जल्दी से तो मायके आती नहीं हूँ और जब मैं आती हूँ तो तू अपने ससुराल रहती है। इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं तो तू भागकर जा रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा, अरे अब क्या बोलूं, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे रुकने का सौभाग्य मिलता ही नहीं। प्राची ने उदासी से कहा, हाँ यार, तू लोकल होकर नहीं आ पाती और मैं इतनी दूर हूँ। कितनी बार चिरोरी करो, रिजर्वेशन कराओ, बच्चों के साथ भी अकेली मत जाओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू ही अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी दे, यही मेरे ससुराल की रीत है। रवीना ने कहा तो प्राची बोली, ये तेरे ही नहीं मेरे भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए बता भला। तभी रवीना मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुझे सुनीता याद है? वही सुनीता जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी, क्लास में जो हर बात में डरती थी, चैप्टर याद करके सुनाने तक में। वो कल मुझे मार्केट में मिल गई। क्या बदल गई है यार, शेरनी हो गई है एकदम। जींस टॉप पहने, स्टेप कटिंग, स्मार्ट सी लग रही थी। और एक हम हैं, बहन जी बन गई हैं। ससुराल में ये ना पहनो वो ना पहनो, सबकी खुशी के चक्कर में हमने अपनी सारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। कल वो मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया कि रवीना कैसी हो गई है तुम? कहाँ हमारी स्मार्टी रवीना थी और आज कहाँ बहन जी लग रही हो? तू लगी नहीं रही कि तू वही रवीना है। रवीना ने दुखी होकर कहा तो प्राची ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा और क्या बोली? पूछने लगी कि मायके कब आती हो? तो मैंने कहा बहुत कम आती हूँ यार। तो उसने कहा कि मैं तो बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। ये मत पहनो वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बोलो मत, हंसो मत। यार हम कठपुतलियां हैं क्या जो सब कुछ उनकी डोर बंधी उंगलियों के हिसाब से करते रहें? मैंने पूछा, सुनीता तुझे किसी से डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? तो बोली, लोगों की परवाह मत करो, सबको खुश नहीं किया जा सकता। रही बात पति की, तो अगर वो तुम्हारी खुशी समझते हैं तो ठीक है, वरना उनसे भी ज्यादा उम्मीद मत करो। पति हमेशा चाहते हैं कि पत्नी को दबा कर रखें और फुल टाइम नौकरानी के जैसे ट्रीट करते हैं। मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा कि अब ज्यादा हो रहा है तो मैं विद्रोह कर बैठी। गर्दन उतनी ही दबाओ जितने में दम ना घुटे। अगर सांस ही रुक गई तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहले खुद को महत्व दो। और सच कहूँ तो प्राची, मुझे भी सुनीता की बात सही लगी कि हम खुद को भूल ही गई हैं। हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। प्राची गौर से रवीना के मुंह से सुनीता की बातें सुन रही थी। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि वो सहमी सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। उसे भी लगा कि मैं ही पागल हूँ, कभी खुद की खुशी को महत्व ही नहीं दिया। मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। तभी रवीना ने कहा कि अब क्या सोच रही हो, जाओगे घर आज ही या फिर मना कर दोगे अपने पति को आज शाम को आने के लिए? देखती हूँ यार, कहकर प्राची सोच में पड़ गई कि क्या करूँ। तभी रवीना ने कहा कि ठीक है यार, मैं चलती हूँ। रवीना तो चली गई, पर प्राची को एक नए मंथन में उलझा गई। दिन भर प्राची कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपक के सो चुकी थी। तभी डोर बेल बजी। शायद पति ही थे जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। पर प्राची के मन में उठ रहे उलझनों का चक्कर अब बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुबार अब हलक में आ चुका था, जो शायद कभी भी फूट सकता था। पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि पिछले 2 सालों से जो करती आई है उससे इतना नया रूप कैसे ले। प्राची अपने कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वह क्या थी और अब क्या बन गई है। अब प्रशांत भी आ चुके हैं। काश मैं पहले ही उनको फोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं? अगर मना किया तो वह नाराज हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में मेरे किसी ने कान भरे हैं।
एक तो वैसे ही प्रशांत मायके के प्रति उदासीन थे। यदि उनके दिमाग में ये बात आ गई तो वह खिलाफ ही हो जाएंगे। न जाने क्या सोचती रही कि तभी भतीजी ने आकर कहा कि बुआ जी, फूफा जी आ गए हैं। हाँ आई बेटा, तुम चलकर बैठो, कहकर प्राची शून्य दिमाग लिए जैसी थी उसी हालत में बैठक में चली गई और प्रशांत को देख शांत पड़ गई। प्रशांत पानी पी रहा था। प्राची को यूं देखकर वह थोड़ा क्रोध में आ गया। यह क्या प्राची, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? चलना नहीं क्या? हाँ नहीं चलना है, तबीयत खराब सी लग रही है। तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वहाँ क्या जेल में रहोगी जो वहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी? जेल से कम भी तो नहीं। काम करने का मन नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा ना। और मेरी हालत ऐसी नहीं, आप तो कुछ समझते नहीं हैं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। देख लो प्राची, क्या कर रही हो, सोच समझ लो। आज अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, तुम खुद आओगी। माँ पकोड़े की प्लेट लेकर आई और उनकी बात सुनकर दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। तो प्रशांत की आवाज़ सुनकर सोचने लगी, अरे ये क्या हुआ? प्राची अचानक क्या बोलने लगी? क्योंकि लड़की के माता पिता सदैव अपनी लड़की से यही आशा करते हैं कि वह अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर सदैव उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सहती रहे। संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमज़ोर बना देते हैं कि वह अपने हक के लिए बोल नहीं पाती। कहते हैं ना कि ब से बोल दो तो बदतमीज और सह से सहते रहो तो संस्कारी। तभी माँ अंदर आई और प्राची को बोली, ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही तो कह रहे हैं वो। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही बता देती। प्रशांत सास की बात सुनकर और चौड़ा हो गया कि वह कतई गलत नहीं है। प्राची ने माँ की तरफ देखकर कहा कि आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, किंतु आत्मा यही रह जाएगी, शरीर चला जाएगा और अब दोबारा ये शरीर तुम्हारी देहली पर नहीं आएगा। प्रशांत हैरान सा प्राची की ओर देखता रह गया कि इसे क्या हो गया है आज। मन ही मन सोचता रहा। प्राची तेजी से कमरे में गई और बैग में अपने सामान को रखने लगी और बिना माँ से मिले, बिना विदा लिए, बिना किसी और की तरफ देखे यूं ही अनमनी सी जाकर प्रशांत के पास खड़ी हो गई। प्रशांत ने हाथ जोड़कर माँ से विदा ली और माँ स्तब्ध से खड़ी प्राची को देखती रह गई। रास्ते भर प्राची ने प्रशांत से कोई बात नहीं की। घर आ गई, रात भर रोती रही। दूसरे दिन कठपुतली की तरह काम में लग गई। सारे लोग खुश थे सिवाय उसे छोड़कर। प्रशांत का ईगो, जेठानी का अहंकार, सास की निश्चिंतता और ससुर की लापरवाही, सब कुछ यंत्रवत चलने लगा। अपमान और उपेक्षा के कुछ चक्कर में प्राची पिसने लगी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त प्राची का गलती से चाकू से हाथ कट गया, पर किसी ने भी उससे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी कहकर सबने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। प्राची को लगने लगा कि वास्तव में किसी को उसकी कदर नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और सोचा कि क्या वह इस घर में एक सम्मानित बहू है? क्या एक पति के दिल की मालिक है? क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में माँ की बात सुनने के बाद अब मायके की दुलारी भी ना रही। घर में माता पिता, सास ससुर, पति के दिल की रानी और किसी की भी निगाह में अब वो योग्य नहीं थी। उसी दिन उसने प्रण लिया कि अब वो कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी किसी को उस पर दया या सहानुभूति नहीं आई। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। उस रात वो खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर ही नहीं निकली और चादर से मुंह ढककर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले जेठानी ने प्रतिक्रिया दी। उसके बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गई। पर आज प्राची परेशान नहीं थी। आज उसके मन में कुछ सुकून था। तभी कुछ ही देर बाद सास उसके कमरे में आई और बोली, क्या बात है बहू, तू कुछ परेशान सी लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तो प्राची ने 2 टूक जवाब दिया कि नहीं, काम करने का मन नहीं है, उंगली में चोट लगी है, दर्द हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई थी कि आज प्राची का दिमाग ठीक नहीं है। अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है। कल सुबह इससे बात करूँगी। रात बीत गई। प्रशांत ने रात में एक बार भी प्राची से ये नहीं पूछा कि तुम्हारी उंगली ठीक है या नहीं। सासू माँ ने सुबह प्राची से उम्मीद की, किंतु प्राची तो
बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी मैं शाम को लौट आऊंगी। पर बहू तू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हूँ, कहकर प्राची घर से बाहर निकल गई। घर में सब प्राची की इन हरकतों पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसको हो क्या गया है। प्रशांत भी उतना नहीं समझ पा रहा था, पर सास प्राची के मन की स्थिति समझ रही थी। शाम को प्राची देर से लौटी और उसने किसी से कोई बात नहीं की, तो जेठानी ने कुछ बोलना चाहा तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उस रात प्रशांत ने उससे पहली बार कहा कि खाना खा लो, पर प्राची ने कहा कि मैं खाना खाकर आई हूँ और कुछ ना बोलकर करवट बदलकर सो गई। दूसरे दिन भी प्राची सुबह 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से जेठानी ने टोका, अरे कहाँ जल्दी, चलो नाश्ता बनाना है बच्चों का, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। प्राची ने पलटकर उसे देखा और कहा, तो मैं क्या करूं? आपके बच्चे हैं तो आप बना लो नाश्ता, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं। जेठानी ठगी सी खड़ी उसे देखती रह गई और सोचने लगी कि जिस गाय को पिछले 2 साल से अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उस गाय ने उसे सींग दिखा दिए। प्रशांत तैयार होकर निकला तो प्राची जा चुकी थी। तो प्रशांत ने हैरान होकर माँ से कहा कि प्राची को हो क्या गया है माँ? मुझे भी नहीं पता बेटा, कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, उस दिन उसके घर में ये तो हुआ था कि शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, पर उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे ये कहकर भेज दिया कि वही तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में क्या मजा आ रहा है, बहुत बदतमीज होती जा रही है। इसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतजाम करोगे बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ प्राची बहुत ज़्यादा परेशान है। तुम उसके पति हो, अगर तुम ही उसकी बात नहीं समझोगे तो दूसरा कौन समझेगा? तुमने कभी आज तक उससे प्रेम से बात तक नहीं की। ये तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मुझे बोलनी पड़ रही है। यदि तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारे पिता मुझे और तुम्हारी भाभी से ऐसे ही बातें करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज होता? नहीं ना। एक लड़की पति के ही भरोसे ससुराल आती है और उसके प्रेम से ही वो अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। प्रशांत अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। आज उसे पहली बार वो सब कुछ याद आने लगा कि जब प्राची मायके जाने के लिए पूछती तो वो हमेशा उसे डांट कर कहता, क्या हर समय मायके जाने की रट लगाए रखती हो? जाओ जल्दी से चली जाओ, फिर कभी मत आना। ना कभी उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर गया और ना ही कभी उसकी पसंद की कोई चीज़ लाकर दी। दिन भर के काम के बाद थक जाती तो वह कहता, अरे काम ही कितना करती हो तुम जो इतना थक जाती हो? तो प्राची चुप हो जाती और वो उसकी चुप्पी को सहमति मान लेता। कभी उसकी इच्छाओं के विषय में नहीं सोचा, सिर्फ उससे फर्ज पूरे करवाई। प्रशांत सोच के समंदर में उलझकर शायद स्वयं को दोषी मान रहा था। उसने तुरंत प्राची को फ़ोन करना शुरू किया। प्राची का फ़ोन बंद था तो उसने उसके मायके फ़ोन किया, पर वहाँ भी वो नहीं थी। तो वह उसके आने का इंतज़ार करने लगा और शाम को जब प्राची घर आई तो उसने उससे बात करनी चाहिए, पर प्राची ने उससे कुछ बात नहीं की और सो गई। दूसरे दिन सुबह उठते ही प्राची फिर से जाने लगी तो गेट से निकलते ही देखा कि प्रशांत कार लिए हुए खड़ा था। उसने प्राची को गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो प्राची गाड़ी में नहीं बैठी और आगे की ओर बढ़ गई। तभी प्रशांत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि गाड़ी में बैठो, कहीं चलते हैं। तो प्राची आश्चर्य से प्रशांत की ओर देखने लगी, पर क्या करती, सब लोग देख रहे थे। सो गाड़ी में बैठ गई। दोनों किसी पास के रेस्टोरेंट में गई तो वहां पहुंचकर सामान्य होते हुए प्रशांत ने कहा कि प्राची क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो, 2-3 दिन से कहाँ चली जाती हो? तुम्हें बहुत ढूंढा, कल मैंने ना अपने घर गई थी और ना अपने दोस्तों के यहाँ, जाती कहाँ हो? अच्छा तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ, बाकी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता होगा तो इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। शायद यही वजह होगी कि तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें कहाँ मेरी फिक्र थी। ऐसी बात नहीं थी प्राची, मैं व्यस्त था, लेकिन हाँ, इन व्यस्तताओं में मैं एक चीज़ भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी भी हो। ये सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी से प्राची बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप तो ये तक भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ मैं जानता हूँ, गलती मेरी है, मैंने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी और पति का इज्जत ना देना
मतलब पत्नी को किसी की इज्जत ना मिलना। यही विडंबना है समाज की। जब तक पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। सही कहा ना मैंने? प्राची ने आंखों में आंसू भरकर कहा। तभी प्रशांत ने प्राची के हाथ को अपने हाथों में थामकर कहा, प्राची, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो प्लीज। क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल उन्हीं पुरानी कड़वाहट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसीलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो प्लीज। बिल्कुल नहीं, कहकर प्राची ने अपने हाथ को झटका। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्पों का? जानना चाहते हो ना आप कि मैं कहाँ जाती थी? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, जॉब करनी है और अपने पैरों पर खड़े होना है। तभी प्रशांत ने कहा कि शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो। ना दोस्तों के घर जाती हो और ना अपने मायके जाती हो तो जाती कहाँ हो? मेरा मायके जाना तो आपको ही पसंद नहीं था ना। हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई करना, हर वक्त मुझे सुनाना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए प्रशांत, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए गई हूँ मैं अपने घर? मैं खुद ही नहीं जाती हूँ, सोचती हूँ आज ये ज़रूरत है, आज वो ज़रूरत है, पर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं दिखती, मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए, लेकिन अब तो माँ भी डरती है कि आप नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए तो उन्होंने मुझे उस दिन कह दिया कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए क्या रह गया इस संसार में मेरा? ना वो घर मेरा है और ना ये घर। प्राची, बस एक मौका दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है, हो सकता नहीं आपका तरीका गलत है। अगर आपने कभी ये कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ प्राची, तो क्या मैं तब भी मायके जाने की जिद करती? मैं ये नहीं कह सकता हूँ प्राची, क्योंकि वो तुम्हारा घर है और तुम्हारे मम्मी पापा, भाई भाभी सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते पर कठोर हो सकते हैं। पत्नी को सुना सकते हैं, व्यंग्य कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं दिखा सकते, क्योंकि छोटे हो जाओगे प्रेम दिखाकर। चलो ठीक है, आज मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम जो चाहे वो करो, जॉब करो, काम मत करो, सबकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो, मेरे घर की यानी कि अपने घर की महारानी बनकर रहो, सब कुछ करो, पर मायके मत जाओ प्राची। उसकी ये बात सुनकर प्राची खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अच्छा चल छोड़िए ना, चलिए घर चलकर साथ में चाय पीते हैं। हाँ चलेंगे, पर हमारे नहीं, तुम्हारे घर। तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ में कहाँ? तभी प्राची हंसकर बोली, अच्छा अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो, बस मायके मत जाओ। मजाक कर रहा था पगली, कहकर दोनों हाथों में हाथ थामे एक नए सफ़र की ओर बढ़ गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।